सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम नी डायरेक्ट असाइनमेंट पार्ट 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में बेटा हम लोगों ने दो चैप्टर डिस्कस करना है। एक चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 14 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड चैप्टर 15 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये दो चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं बेटा। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो हमें यहाँ पे चार अलग अलग इवेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम होता है इंस्पायरेशन में, बिल्कुल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यस, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। एंड इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शन 1 एंड 2 जो है वो सही है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों इंस्पायरेशन के दोनों करेक्ट हैं, 1 एंड 2। कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी होगा और डायफ्रैगम का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्टेटमेंट 3 एंड 4 है इनकरेक्ट बिकॉज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ये क्या होता है बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। दिस कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है बच्चे इंट्रा पल्मनरी ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये गलत है। इंट्रापल्मनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एज इंट्रापल्मनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बाकी स्टेटमेंट क्या है दिया हुआ, देखो ए जो है एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल कोस्टल मसल, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सपायरेशन नहीं होता बच्चे, इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है, तो ये क्या है, मोर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपायरेशन इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम, लेकिन इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रैगम, तो ऑप्शन डी जो है आपका, ठीक है बच्चे। तो यहां पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स, तो क्या होता है बच्चे, देखिए आरवी प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ईसी प्लस ईआरवी, ये आपका गलत है, ये नहीं होता। इसका सीधे हम डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इसमें क्या क्या होगा, आरवी होगा, ERV होगा, TV होगा और IRV होगा। TLC is also equals to the vital capacity of residual volume, thus option D is the correct one। तो यहाँ पे RV भी है, ERV भी है, TV भी है और IRV भी है, तो ऑप्शन D is the right answer। नेक्स्ट देखेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ प्रेशर कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नोन एज। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के उससे अगर हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, सांस को बाहर की तरफ छोड़ें, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है वो ब्रीथ कर सकता है। तो इट इज द वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस TV एंड IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिए, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज 500 ml है टाइडल वॉल्यूम और 1000 ml है ERV। व्हाट विल बी इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 है तो कैसे होगा, तो देखो क्या है फॉर्मूला इसका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1500 ml दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1000 ml दिया हुआ है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, TV प्लस ERV, तो 500 प्लस 1000 को अगर मिक्स कर देंगे तो 1500 ml, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है, डिफरेंट वॉल्यूम्स दिए गया है, उसको मैच करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 टू 550 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है बच्चे आपका यहाँ पर आ जाएगा 2500 से 3000 ml के करीबन होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये आ जाएगा बच्चे आपका 1000 से 1100 ml तक।
और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है बच्चे आपका 1100 से 1200 ml। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फिर है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से नहीं होता है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ सांसें जो हैं हमारे एल्वेलाइज के अंदर हमेशा रहती हैं तो उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है बच्चे, तो दैट इज कितना भी आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो कुछ एयर जो है वो रह जाएगा, दैट इज 1200 ml के करीबन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, lungs do not collapse between breathe and some air always remain in the lungs which can never be expelled because, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन देयर इज अ नेगेटिव इंट्रापिलर प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, lungs do not collapse between the breathe and some air always remain in the lungs which can be never expelled because there is a negative intrapleural प्रेशर पुलिंग एट दी लंग वॉल्स, हमेशा एक नेगेटिव। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है प्रेजेंट, है ना। द आउटर एल्वेलर वॉल सरफेस हैज सेल्स विच सिक्रीट डीपीपीसी ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड सर्फेक्टेंट। ये ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिर से रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है और नॉर्मल ब्रीथ कैपेसिटी बताना है अभी आप लोगों को। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा, तो यहाँ पे बच्चे देखिए कि इसको जो है ना मैच करना है, वन के साथ कौन सा मैच करना है ये आप लोगों को बताना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम और ये जो है नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये 4500 ml होता है और सेकंड जो आपका जो है वाइटल कैपेसिटी ये आपका 35 ml होता है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही आ रहा है। 4 के साथ जो है आपका ये देखिए 4 के साथ 4500 और 4 के साथ आपका जो है यहाँ पे 3500 आ जाएगा और इसके साथ जो है आपका फर्स्ट के साथ 1200 आ जाएगा। ये देखो, अगर आप फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दिए हैं, 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द 2 कैपेसिटी एंड दी वॉल्यूम्स, कौन से दो सही हैं? तो अगर आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है बच्चे वो कितना होता है, वो 3500 ml के करीबन होता है। ये देखिए, IC is the maximum amount of air that can be inspired after a normal expiration. IC plus TV is equal to RV. So it is 3500 ml. ठीक है बच्चे, in the adult male and 2400 ml in the adult female. Residual volume is the amount of air remaining in the lungs after a forced exhalation. Its average volume is 1200 ml and 1100 ml in adult and the female respectively. तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ऑप्शन सी जो आएगा 4 के साथ 3500 एंड फर्स्ट जो है आपका 1200 ml जो है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे आएगा और आपके फोर्थ के साथ जो है 35 ml। तो ये आपका जो जम्बल्ड जो है ये करेक्ट मैचिंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ पर्सन गोज टू अ हाई एल्टीट्यूड and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation। एक पर्सन जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, एक पहाड़ पे ट्रैकिंग करने जाता है, तो उसको एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यस, ड्यू टू ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? तो इसके लिए हमें हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेक्स H+ आयन चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। तो ऑप्शन ए जो आ जाएगा आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखेंगे, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। तो कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है बच्चा 104 होता है अकॉर्डिंग टू NCERT, और पार्शियल प्रेशर CO2 का बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो मिनिमम हमेशा CO2 को कितना होगा बच्चे?
40 होगा, और मैक्सिमम अगर CO2 का होगा पार्शियल प्रेशर तो कितना होगा, 45 होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग करना है इसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन में होता है, एक्सपायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखिए तो O2 डिसोसिएशन कर्व किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है ना बच्चे। फिर अगर आप देखें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे काम करता है, आरबीसी के अंदर काम करता है। अब प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे है, तो एल्वेलाइज के अंदर है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, CO2 का रोल आता है इसके अंदर। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हायर नहीं होना चाहिए बच्चे, लोअर होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलेट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू दी ह्यूमन हेल्थ। कौन सा होता है, 2.5 माइक्रोमीटर, सबसे कम। जितना छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा हार्मफुल होता जाएगा। ठीक है बच्चे। तो क्या क्या करता है, कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्री मैच्योर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, सिलिकोसिस, जो लोग सिलिका के इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। बाकी अगर एंथ्रेसिस देखो तो इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। बॉटुलिज्म जो है फूड पॉइजनिंग है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म से होता है। एम्फाइसमा जो है लंग डिजीज होता है, जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्मोकिंग की वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंड एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो बाकी जो है वो डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन द अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये गलत है। इसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सी देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल जो होता है वो बच्चे अस्थमा होता है, और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो एम्फाइसेमा होता है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी-A एंड एंटी-B इन द प्लाज्मा। दोनों ही एंटीबॉडीज जो होते हैं बच्चे वो एब्सेंट होते हैं, है ना। तो इस वजह से वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, कहीं पे भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। दैट्स वाई AB ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ठीक है बच्चा। और जो O ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो दैट्स वाई दे आर यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू दी फाइब्रिन्स। कौन से होते हैं, थ्रोम्बिन है, ये तो पढ़ा है वो हम लोगों ने, है ना। 13 फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। मैच द फॉलोइंग करना है ब्लड के, उसमें देखिए क्या कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। यूसिनोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूसिनोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज हिस्टामाइन, रिलीज करता है, एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है हमें, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बेसोफिल का काम क्या होता है, ये रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन, ग्रेन्यूल रिलीज करता है। फिर अगर हम देखें न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल जो है फैगोसाइटोसिस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और लिम्फोसाइट्स क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन दी एरिस्ट्रोपोएसिस। तो पेराइटल सेल करता है बच्चे, है ना। बिकॉज पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं वो LCL रिलीज करता है, एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग विटामिन B12 एंड इट डेफिशिएंसी कॉजेज पर्निशियस अनीमिया। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है बेटा। तो देखिए क्या आ रहा है, फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर अगर आप बात करो, ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। देखो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिफ्लेक्स। तो आपको पता है कि इस तरीके से
इस तरीके से रिएक्शन आता है। ये आपका P है, यहाँ पे Q है, ये R है, ये S है और ये T वेव है। ये आर्टिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बताता है ना बच्चा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बता रहा है। तो यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द SA नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेस मेकर। क्यों करता है? क्योंकि SA नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। सबसे ज़्यादा जो डीपोलराइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? वो SA नोड पे होगा, साइनोआर्ट्रियल नोड पे होगा। दैट्स व्हाई SA नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट एंड AV नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू embedded in the lower corner of the right atrium close to the atrioventricular septum delays the spreading of the impulse to heart apex for about 0.1 second. This delays allows, क्या करता है? ये आर्ट्रिया को पूरा कंप्लीटली एम्प्टी होने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट अगर 5 लीटर है, ब्लड वॉल्यूम जो है इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो है वो 100 ml है एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5000 ml दिया हुआ है। ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल डायस्टोल कितना दिया हुआ है? 100 ml। ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना दिया है? 50 ml दिया है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 100 - 15, तो कितना 50, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और कार्डियक आउटपुट कितना आ जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यहाँ पे 5000 ml इज इक्वल टू 50 ml इनटू हार्ट रेट। तो आपका जो कितना आ जाएगा? 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये क्वेश्चन जो है आपका ECG के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप P देखिए, P वेव जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया होता है ना बेटा। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाते हैं। इट इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। QRS जो होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, तो ऑप्शन 1 के साथ आ जाएगा। T वेव जो है वो रिपोलराइजेशन है वेंट्रिकल का, तो इसके साथ मैच कर जाएगा। और रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव जो है एक कंडीशन क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी इस्चीमिया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन डी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है, क्या क्या आएगा इसके अंदर। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। बाइकस्पिड वॉल्व जो होगा वो बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। और सेमिल्यूनर वॉल्व जो होता है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, हार्ट एंड लंग्स के बीच में होता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडन if the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? अगर tricuspid valve का जो chordae tendineae है, thread like structure होते हैं, filaments होते हैं, अगर वो नहीं हो, इंजरी हो जाए उसमें, तो क्या होगा उसमें? तो बच्चे, the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced। जो blood जाता है pulmonary artery में, उसका जो flow है वो reduced हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज कितना होगा? तो इट इज़ मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन। हमेशा पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है डिफरेंट ब्लड वेसल में सबसे ज़्यादा जो होता है आर्टरी में, फिर आर्ट्रियोल में, फिर कैपिलरी में, फिर वेन्यूल में, फिर वेन के अंदर होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। पेस मेकर अभी पढ़ा हम लोगों ने कि SA नोड इज द पेस मेकर ऑफ द सेल, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ। किसके क्लोजर पे होता है? देखिए, 2 साउंड होते हैं, लब एंड डब। तो लब साउंड जो आता है ये आता है क्लोजिंग ऑफ ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, है ना, जिसको कि हम ट्राइकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। उन दोनों के क्लोजर से क्या प्रेजेंट होता है? उससे फॉर्म होता है लब, फर्स्ट साउंड, सिस्टोलिक साउंड कहते हैं उसको। और ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, रैपिड क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल विद द सेकंड हार्ट साउंड दैट इज कॉल्ड एज डब। तो किसकी वजह से हो रहा है? सेमील्यूनर वॉल्व की वजह से हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो इसमें जो है मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है और फीटस का RH पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? वो उसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। इससे जो सेकंड चाइल्ड है उसके हेल्थ के ऊपर असर आता है, डेथ हो जाती है सेकंड चाइल्ड का। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर।
कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग होती है इसके साथ। तो विटामिन के इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, तो सिस्टमिक हार्ट क्या होता है? एंट्रिक हार्ट इन दी लोअर वर्टिब्रेट, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक। सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू दी एंट्रिक हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, इट पंप्स द ब्लड टू दी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड नॉट टू दी लंग्स। पल्मनरी हार्ट भी अगर प्रेजेंट हो तो उसको पल्मनरी हार्ट होता है जब हार्ट से लंग्स में भी ब्लड जाए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड होके आए। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, पल्मनरी एंड सिस्टमिक, तो उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जैसा कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 36 क्वेश्चंस हैं ये दो चैप्टर्स से, चैप्टर्स 14 एंड 15। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।